हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। बोर्ड्स एकेडमी की तरफ से ये पूरी एक वीडियो सीरीज चल रही है ग्रेविटेशनल चैप्टर नंबर 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th क्लास का। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, बहुत इजी है, स्कोरिंग है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी ऐसे टॉपिक्स हैं जो 12th क्लास के ग्रेविटेशनल चैप्टर में भी आप इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्कोरिंग भी है और इसके ऊपर बेस्ड एक सिंपल सा न्यूमेरिकल भी यहाँ पे आप आ सकता है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास में हमने ऑलरेडी स्टडी की है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट्स ऑफ इट्स पोजीशन इज टर्म्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। हम सब जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है फोर्स इनटू हाइट, जहां पर फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में वेट भी बोलते हैं, एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एज द नेम और एज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सजेस्ट्स दैट एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट्स ऑफ इट्स हाइट इज टर्म्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं mgh, जहां पर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी and height is height of the object from the ground। अब डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आपको समझनी जरूरी है, दो पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, अगर हम इस फॉर्मूले को कंसीडर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, मास रिप्रेजेंटेड बाय m इज अ कांस्टेंट एंटिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास वेरी नहीं करता, उसका वेट वेरी करेगा। हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगी, जो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ g में। बट मास चेंज नहीं होता, मास की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो मास इज अ कांस्टेंट एंटिटी। एंड अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को भी कांस्टेंट रख देते हैं तो हमको एक रिलेशन मिलता है g और h के बीच में, दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h। और ये वाला रिलेशन हम सब ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है, जहां पर हमने वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g ड्यू टू 3 पैरामीटर्स डिस्कस किया था, जिसमें से एक पैरामीटर हाइट था। तो यहां से हमें एक चीज बहुत क्लियर हो गई है, दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट, g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h। इसका मतलब क्या है, अगर आप हाइट इंक्रीज करते हैं, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से दूर लेके जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा। लेकिन अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आउटर स्पेस से अर्थ की सरफेस के पास में लेके आते हैं, दैट इज आप उसकी हाइट डिक्रीज कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगा। एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स मैक्सिमम ऑन द हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस। देयरफॉर एक चीज तो हमें बहुत क्लियर है कि अगर आप हाइट इंक्रीज करते जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो व्हेन हाइट इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें यह देखना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है, या अर्थ की सरफेस के बाहर ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर हमें रिलेशन तो मिल गया कि हाइट इंक्रीज करोगे तो g डिक्रीज होता जाएगा। आप हाइट इंक्रीज कीजिए, g डिक्रीज होगा। आप हाइट को और इंक्रीज कीजिए, g को और डिक्रीज होना पड़ेगा। आप हाइट को और ज्यादा कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाइए, g बढ़ती हाइट के साथ साथ कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। अब आपको हाइट को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो साथ साथ g की वैल्यू डिक्रीज तो होती ही जाएगी, लेकिन डिक्रीज होते होते वैल्यू का मिनिमम पॉइंट आएगा, दैट इज g इक्वल टू 0। इस g वैल्यू का जो मिनिमम पॉइंट है, हम हाइट इंक्रीज कर रहे हैं और g डिक्रीज होते जा रहा है। g डिक्रीज होते होते जो मिनिमम पॉइंट आएगा, दैट मिनिमम पॉइंट इज g इक्वल टू 0। लेकिन g इक्वल टू 0 हम कब अचीव करेंगे, जब हाइट का मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेंगे। और हाइट की मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव होगी, व्हेन h बिकम्स इनफाइनाइट। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी एंटिटी। तो जब हाइट मैक्सिमम हो जाएगी, h इनफाइनाइट कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ g बिकम्स 0, g इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर, लेकिन
एक चीज ध्यान रखनी है कि लेकिन जैसे ही हम हाइट को इनफाइनाइट तक लेके गए, जी की वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब क्या है, जैसे ही जी 0 हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। और अगर mgh में हमने g को 0 कर दिया तो मास इंटू 0 इंटू हाइट, फिर वो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी भी क्यों ना हो, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना भी क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू 0 हो गई है, इसका मतलब कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। Therefore, potential energy is 0 at maximum height. At maximum height potential energy 0 है, ये बहुत ध्यान रखिए। जब मैक्सिमम हाइट मतलब when h is equal to infinity, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसका मतलब ये है at any point less than infinity the potential energy will be less than 0 and anything less than 0 is negative। तो हम ये बोल सकते हैं that potential energy is negative for height or for any height less than infinity। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोरिलेशंस है स्टूडेंट्स जो आपको याद रखने हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अर्थ बनाया है, इक्वेटर है, और उसके बाहर आप एक आउटर स्पेस ऑब्जेक्ट दैट इज एक सैटेलाइट को आप देख रहे हैं। वो सैटेलाइट मोशन में है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, लेकिन आप उसको बहुत दूर तक, अगर काफी दूर हाइट तक लेके जाएंगे, जब आप उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा देंगे, मैक्सिमम हाइट कितना, इंफिनिटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम कितना, 0। लेकिन जैसे ही g की वैल्यू 0 हुई तो कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, जिसमें g 0 है वो पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है अपनी मैक्सिमम लिमिट की हाइट पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप हाइट उस मैक्सिमम लिमिट से थोड़ा कम रखोगे या हाइट जब भी इनफाइनाइट से कम रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट लेस देन इंफिनिटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस gmm upon r plus h, where r is the radius of the earth and h is the height of that object from the surface of the earth। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने देख लिया है that potential energy is equal to minus gmm upon r plus h। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल लिया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने डिड्यूस कर लिया और समझ लिया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज माइनस gmm अपॉन r प्लस h। नाउ स्टूडेंट्स हम समझते हैं द कंसेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। नाउ एस्केप वेलोसिटी समझने के लिए हमें जाना जरूरी है और हमें स्टार्ट करना होगा न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। जो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां पर हमें एक रिलेशन मिलेगा मैक्सिमम हाइट और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का। अब ये मैक्सिमम हाइट और इनिशियल वेलोसिटी क्या है ये डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स मान के चलिए मेरे हाथ में ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंकता हूं और क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ये एक हाइट तक जाएगा ऑब्जेक्ट, और उस हाइट पे पहुंचने के बाद ये कुछ देर के लिए, कुछ क्षणिक सेकंड्स के लिए, मिली सेकंड्स के लिए वहां रुकेगा एंड देन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माइनस g इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन। वो ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, मैंने फिर इस ऑब्जेक्ट को और जोर से और ज्यादा जोर से फेंकने का मतलब है मैंने और फोर्स अप्लाई किया ताकि ये ऑब्जेक्ट पहले के कंपैरिजन में थोड़ी और हाइट तक जाए। तो और फोर्स अप्लाई करने का मतलब ये है कि अब मैं इस ऑब्जेक्ट को और भी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंकूंगा। अब मैंने इसको ज्यादा फोर्स लगाया, ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंका, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पहली बार फेंकने के कंपैरिजन में अब ये वाला ऑब्जेक्ट और ज्यादा ऊपर तक जाएगा। अब वो ऑब्जेक्ट ऊपर गया, कुछ समय, कुछ टाइम के लिए ऐसे ऊपर गया और ऊपर जाके वहां रुक गया और फिर वो नीचे आना चालू हुआ। नाउ अब तीसरी बार मैं फिर से इस ऑब्जेक्ट को और भी ज्यादा फोर्स लगाकर ऊपर फेंकता हूं। और भी ज्यादा फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि पहले दो चांसेस के कंपैरिजन में इस बार
जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। अब क्योंकि मैंने इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पहले 2 टर्न्स के कंपैरिजन में और भी ज्यादा हाइट तक ऊपर जाएगा, और भी ज्यादा हाइट तक ये ऊपर जाएगा। अगेन वो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा और फिर वापस आ जाएगा। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से स्टूडेंट्स हम ये समझ सकते हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपवर्ड पोजीशन में लॉन्च करते हैं, अपवर्ड पोजीशन में फेंकते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कितनी ऊंचाई तक जाएगा, कितनी हाइट तक जाएगा, ये डिपेंड करता है कि उसे फेंकने से पहले आपने कितना फोर्स अप्लाई किया। या मैं ये बोल सकता हूं कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकने पर कितनी ऊंचाई तक जाएगा, कितनी हाइट तक जाएगा, ये डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u कितनी थी। तो मोर द इनिशियल वेलोसिटी, मोर द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेस द इनिशियल वेलोसिटी, लेस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम यहां पर देख सकते हैं, इस इक्वेशन से भी हमें समझ में आता है दैट इनिशियल वेलोसिटी एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट जब आप इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंच जाता है, डियर स्टूडेंट इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंच गया, ऊपर पहुंचने के बाद मैक्सिमम हाइट अटेन करने पर वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है, इसका मतलब क्या है, द फाइनल वेलोसिटी v ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिकम्स 0, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है। बट final velocity v is equal to 0 when object reaches maximum height, when object reaches maximum height. So therefore maximum height implies initial velocity v is equal to 0, and when that object reaches the maximum height it stops, and after this it will come under the influence of minus g, that is a will be equal to minus g. Now substituting the value of initial velocity u as it is, substituting the value of final velocity v is equal to 0 in this particular equation, and acceleration due to gravity minus g in place of a, what we get is that u square is equal to 0 square is equal to u square plus 2gs. तो ये 0 becomes nullified and u square minus 2gs is equal to 0. इस 2gs को हम इस तरफ लेके आएंगे, on the other hand of the equation we get minus 2gs is equal to u square. इस नेगेटिव साइन को मैंने इस तरफ भेज दिया है, उसे इंटरचेंज कर दिया है और मुझे इक्वेशन मिली है 2gs is equal to minus u square, and finally we get s. यहां पर s is nothing but the maximum height. स्टूडेंट्स s भी डिस्प्लेसमेंट होता है, आप प्लीज इस चीज को क्लियर रखिए कि एक दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन. Even this is displacement, although it is in horizontal direction. This is the final position, this is the initial position of the object, and this is the final position of the object. Even this height can be termed as displacement, although it is in vertical direction. Therefore, we get the equation s is equal to minus u square by 2g, and from this particular relation हम ये बोल सकते हैं कि initial velocity is directly proportional to the height of the object, या height of the object directly depend करता है initial velocity के ऊपर. तो initial velocity जितनी ज्यादा, ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंकने पर height of the object उतनी ज्यादा. इनिशियल वेलोसिटी जितनी कम, ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंकने पर इनिशियल वेलोसिटी उतनी कम. अब स्टूडेंट्स इस रिलेशन को समझने के बाद मैं ये बोल सकता हूं कि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भेजूंगा, जिस पॉइंट के ऊपर वो अर्थ की ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस को एस्केप कर जाएगा और आउटर स्पेस में चला जाएगा. मैं एक ऑब्जेक्ट को बार बार ऊपर अपवर्ड पोजीशन में फेंकते जा रहा हूं, उसे अपवर्ड थ्रो करते जा रहा हूं. एक ऐसा पॉइंट आएगा
जब मैं इतनी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को भेजूंगा कि ये ऑब्जेक्ट एकदम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के एज पर जाके अर्थ का ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस एस्केप कर जाएगा। एंड जिस वेलोसिटी के ऊपर, जिस इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर आप ऐसे ऑब्जेक्ट को लॉन्च करते हो ताकि वो अर्थ का ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस एस्केप कर जाए, ऐसी वेलोसिटी को बोला जाता है स्टूडेंट्स एस्केप वेलोसिटी, एज द नेम सजेस्ट। अगेन आप देख सकते हैं उस सैटेलाइट को जब लॉन्च किया होगा तो इस सैटेलाइट को इतनी हाइट तक लेके जाने के लिए इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा लगेगी। अब क्योंकि उस सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस करना है और ऑर्बिट में इस तरीके से प्लेस करना है कि वो वापस अर्थ पे क्रैश ना होते हुए अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इंफ्लुएंस में रहकर अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दे, तो आपको उस सैटेलाइट को लॉन्च करते समय इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा लगेगी। आपको इनिशियल वेलोसिटी बहुत हाई रखनी पड़ेगी, तब जाकर वो सैटेलाइट एक बहुत ज्यादा हाइट तक जाएगी। एंड दिस इज दैट वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्केप वेलोसिटी। इसके आगे हम देखेंगे दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एस्केप वेलोसिटी और किस तरीके से एस्केप वेलोसिटी को डिड्यूस किया जाता है। सो दिस इज अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे आर्टिकल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी में हमने पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जीएमएम अपॉन आर प्लस एच डिड्यूस किया और हमने ये भी देखा दैट मैक्सिमम हाइट इज माइनस यू स्क्वायर बाय 2g। इसमें कुछ चीजें मैं स्टूडेंट्स आपको क्लियर करना चाहूंगा, आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। यहां पर a की वैल्यू थी जिसकी जगह पे मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, मैंने सिर्फ 9.8 सब्स्टिट्यूट किया है। और ये वाला जो नेगेटिव साइन है, ये वो नेगेटिव साइन है which indicates that when the maximum height is to be reached, the acceleration due to gravity was acting in the opposite direction। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये डिनोट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड यहां पर जो सिर्फ g है वहां पर सिर्फ 9.8 वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है। तो प्लीज स्टूडेंट आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज मैथमेटिकली देखा जाए तो ये इधर आके माइनस 2gs बनता है, वो तो मैंने डिनोट किया ही किया है। बट यहां पर नेगेटिव साइन अगर आता है तो भी करेक्ट है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बट दैट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन, इट इज नॉट द मैग्नीट्यूड। दैट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन। सो दिस इज अबाउट द मैक्सिमम हाइट s is equal to minus u square by 2g derived from potential energy of a particular object at a point with respect to the surface of the earth। escape velocity का भी हमने अभी देखा पूरा डिस्क्रिप्शन कि what exactly escape velocity is। now dear students, escape velocity की अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है कि escape velocity कितनी होनी चाहिए for any object so that it escapes the gravitational influence of the earth, because मून की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से अलग है, दैट इज 1/6। जुपिटर का ग्रेविटेशनल पुल अलग है, सन का ग्रेविटेशनल पुल अलग है। तो एस्केप वेलोसिटी हर प्लैनेट के लिए अलग रहेगी और हर प्लैनेट के लिए आपको उसे अलग से कैलकुलेट करना होगा। तो एस्केप वेलोसिटी का अगर हम कैलकुलेशन देखते हैं तो कुछ इस तरीके से है कि अर्थ की सरफेस के ऊपर, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज हाफ mv²। अब क्योंकि एक बॉडी को जब आपको लॉन्च करना है तो अर्थ की सरफेस से लॉन्च करना पड़ेगा, तो यहां पर मैंने एस्केप वेलोसिटी को डिनोट किया है ve से। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द फॉर्मूला p is minus gmm upon r plus h। टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी की इस वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा और पोटेंशियल एनर्जी की इस वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ अ पॉइंट एट द अर्थ सरफेस, सरफेस के ऊपर। नाउ बिकॉज दिस इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज ऑन द अर्थ सरफेस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आप सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ ही कंसीडर करेंगे। यहां पर द हाइट इज 0, द h वैल्यू इज 0।
तो दिस H becomes zero as a result of which this potential energy में ये वाला जो H है it becomes zero and finally you get total energy is half mve square minus gmm upon r. So this is the value of total energy of an object at the surface of the earth. Now dear students, let's consider an object at infinite height. At infinite height h is equal to infinity, और अभी हमने देखा है that at h is equal to infinity the acceleration due to gravity, the acceleration due to earth's gravitational pull becomes zero, so value of g becomes zero. So therefore kinetic energy becomes zero because at height is equal to infinity, जब उस बॉडी के ऊपर किसी भी प्रकार का फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा, अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर ही नहीं रहा है, तो इट इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी काइंड ऑफ फोर्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर विल बी नो मूवमेंट, नो मोशन, नो डिस्प्लेसमेंट, और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता द फाइनल वेलोसिटी इज जीरो एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो. एंड सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो बिकॉज हाइट इज इंफिनिटी, और जब हाइट इंफिनिटी हो चुकी है, हम पहले भी देख चुके हैं दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो. इन दोनों को अगर हम सम अप करते हैं तो देन इट बिकम्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड हेंस वी फाइनली गेट दैट एट इनफाइनाइट हाइट द टोटल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जीरो, जिस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी एट द अर्थ सरफेस वाज गिवन बाय द इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर माइनस gmm अपॉन r. यहां पर हमने देखा दैट टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट एट इनफाइनाइट हाइट. अब हम डिड्यूस करेंगे, डिडक्शन देखेंगे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू का. यहां पर कैलकुलेशंस आएंगे डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेशंस को बहुत ध्यान से देखिएगा. आपने सुना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट. तो देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी T1 एंड टोटल एनर्जी TE2, दैट इज मैं इन दोनों वैल्यूज की बात कर रहा हूं, दीज आर इक्वल. सो टोटल एनर्जी TE1 की ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने इस इक्वेशन से यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी, एंड टोटल एनर्जी TE2 इज इक्वल टू जीरो, तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया. अब यहां से स्टूडेंट्स मैथ्स चालू होता है और यहां पर कैलकुलेशंस आएंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा. मैं पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, एंड फाइनली वी विल रीच द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर द प्लैनेट अर्थ. बहुत ध्यान से देखिएगा, मैथ्स के कैलकुलेशंस अभी आएंगे. इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू gmm अपॉन r. यहां पर मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल इस नेगेटिव साइन को इक्वेशन के उस तरफ ले गया हूं. देयरफॉर व्हाट आई गेट इज दिस m and this m gets cancelled, and finally I will get ve square is equal to 2gm upon r, 2gm upon r. And finally we get the formula for escape velocity, that is under root of 2gm upon r. The escape velocity for the planet Earth is under root of 2gm upon r, where m will be the mass of the earth and r will be the radius of our planet. अब डियर स्टूडेंट्स एक चीज देखिए, इस इक्वेशन की वैल्यू को आपको सॉल्व करना है. हमें मास ऑफ द अर्थ पता है, हमें रेडियस ऑफ द अर्थ पता है, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और यहां से एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज समझिए, एक तो ये इक्वेशन में स्क्वायर रूट आ गया है और ऊपर से डिनोमिनेटर में डिवीजन साइन के साथ में आपको r की वैल्यू दिख रही है. ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा. अब इस इक्वेशन को हम पहले सिंपल बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस इक्वेशन को आगे कैसे सॉल्व किया जाता है. इसके पहले वाली वीडियोस में, इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने ये चीज देखी है दैट mg इज इक्वल टू gmm अपॉन r स्क्वायर. ये पहली प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है. तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये m और ये m सबसे पहले कैंसिल हो गया, मुझे वैल्यू मिल गई g इज इक्वल टू
gm अपॉन आर स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं कुछ एडजस्टमेंट करूंगा। इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा विद द वैल्यू ऑफ r, मल्टीप्लाई बाय r, एंड फाइनली आई विल गेट gr इज इक्वल टू gmm अपॉन आर स्क्वायर इंटू r। एक रूल होता है कि जो ऑपरेशन आप इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे करते हो वही ऑपरेशन अगर आप इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे करो तो इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती। अब स्टूडेंट्स ये मैंने मल्टीप्लाई बाय आर क्यों किया, मैं मल्टीप्लाई बाय आर इसलिए किया क्योंकि मैंने यहां पर एडजस्टमेंट किया है अपनी इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए। जब ये r इस r को कैंसिल कर देगा, आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि यहां पर मुझे मिल गया gm अपॉन r। मुझे r स्क्वायर को रिड्यूस करके r लेके आना था, यहां पर r है लेकिन यहां पर हमें इक्वेशन में r स्क्वायर है, तो जब आपको r स्क्वायर को रिड्यूस करके r पे लेके आना पड़ता है, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है r से। वही एडजस्टमेंट मैंने यहां किया। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है gm अपॉन r इज इक्वल टू gr, इस gm अपॉन r को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो इसी इक्वेशन को अगर मैं दोबारा लिखूंगा मुझे फाइनली मिल जाएगा दैट एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gr। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को। आप ये इक्वेशन को देखते हैं कि यहां पर डिनोमिनेटर में एक वैल्यू आ रही थी रेडियस ऑफ द अर्थ, और उस डिनोमिनेटर को हमने डिड्यूस कर दिया और उसको बहुत सिंपल बना दिया है।